हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हमारी चल रही है विजय भव सीरीज, जिसका एक ही पर्पस है, आपको विजयी भव कराना आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। और बच्चों, हमारी ये जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है इतनी बढ़िया चल रही है और बिना किसी स्ट्रेस के आप लोग बहुत मज़ेदार तरीके से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। और देखते ही देखते आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 तक। एंड आई होप कि चैप्टर नंबर 8 तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को अब बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये तैयारी इतनी अच्छे तरीके से चल रही है कि सिर्फ आप यहाँ पे चैप्टर को पढ़ नहीं रहे हो, बल्कि उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि एक एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कि पहले आप मेरे साथ चैप्टर को समझ रहे हो, उसके बाद आप उस चैप्टर को प्रिपेयर करते हो, राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने वाला सारा काम हो रहा है कि हाँ, हमें लग रहा है कि यार अगर हमने एक चैप्टर उठाया तो हमने उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है, तब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। बट उससे पहले आप लोगों को मिल जाती है एक मेमोरी ट्रिक। तो यहाँ पर बहुत ही कम कॉन्सेप्ट से तो मेमोरी ट्रिक भी बहुत कम ही दिख रही होगी। यही कुछ हमारे पास मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जिससे रिलेटेड मेमोरी ट्रिक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टॉपिक के साथ आप लोगों को अपनी समरी नोटबुक के अंदर ये मेमोरी ट्रिक लिखनी है, पॉइंट्स के साथ इसको मैच करना है। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर विद द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। तो बच्चे, हम लोगों ने इस पूरी बुक के अंदर मैनेजमेंट को समझा है, ठीक है। और हमारा जो पूरा फोकस रहा वो मैनेजमेंट के फंक्शंस पे रहा, जहां हमने प्लानिंग से स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए थे, ऑर्गेनाइजिंग में हमने रोल्स डिफाइन कर लिए थे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई थी, क्या काम करना है वो सब चीजें हम लोगों ने वहां बांट ली थी। स्टाफिंग में हम लोगों ने पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि सही लोगों को सही काम पर सही समय पर रखा। डायरेक्टिंग के अंदर उन्हीं लोगों को हमने काउंसिल किया, इंस्ट्रक्ट किया, गाइड किया, उनके साथ कम्युनिकेट किया, उन्हें मोटिवेट किया, उनको लीड किया। अब बारी आती है बच्चे कंट्रोलिंग की। अब कंट्रोलिंग ये बताएगा कि ये जो तुमने पिछले 4 फंक्शंस परफॉर्म किए ना, उन 4 फंक्शन में तुमने क्या किया, उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा, उसका आउटकम क्या रहा, और आगे जाके क्या चीजें सुधारने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको कंट्रोलिंग में जाकर ही पता चलती है। मतलब कि आप जब अपना एग्जाम देकर आ चुके होगे, तो एग्जाम देकर आने के बाद जब आपके टीचर्स आपकी कॉपी को चेक कर रहे होंगे, तो वहां पर भी कंट्रोलिंग चल रहा होगा। उसके बाद एक रिजल्ट जब निकल कर आएगा बच्चे, तो उससे पता चलेगा कि आपने जितना भी कुछ अब तक किया है उसका क्या फल बेसिकली आपको मिला, और नेक्स्ट टाइम क्या चीजों को ध्यान में रखना है। क्योंकि आप सोचोगे हम नेक्स्ट टाइम का क्या मतलब है, 12th तो चली जाएगी। तो बेटा 12th चली जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी के एग्जाम्स थोड़ी ना खत्म होने वाले हैं। आज 12th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कल को किसी और एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे या किसी और प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रिपेयर करोगे। तो अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स देने बाकी हैं, और हर एक एग्जाम कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, और उन सभी गलतियों से आपको अपने आगे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा। बच्चे, यही होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है सबसे पहले तो अपने लिए एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करना, ठीक है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करने के बाद बेसिकली अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देना कि यार मुझे यहां तक अचीव करनी है अपनी परफॉर्मेंस। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस रही क्या, हमने सोचा तो था बट एक्चुअल में हम कहां तक पहुंचे हैं। उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेविएशन। डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेविएशन। अब उस डेविएशन में अगर कुछ कमी है, देखो डेविएशन 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जरूरी थोड़ी है कि हमने जितना ऑब्जेक्टिव सेट किया था हम उससे ज्यादा नहीं लेकर आ सकते। आपने अपने दिल में सेट किया कि यार 90 मार्क्स लेकर आने हैं, 95 आ गए तो 5 नंबर के वापस कर दोगे क्या किसी को, नहीं ना। वो तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। बट वही पे चलो ठीक है, 90 सोचा 85 आए, तो ये आपके हिसाब से एक नेगेटिव डेविएशन हुआ कि यार स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस कम रही। तो जो 5 नंबर की कमी रही है, वो क्यों कमी रही है, उसके पीछे के हम रीजन फाइंड आउट करेंगे और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी ना हो। इसीलिए आपके प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं, ताकि वहां पर ही आप उन्हीं गलतियों से सीख लें और बोर्ड एग्जाम में उसको रिपीट ना करें। ठीक है, तो देखिए जरा, मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिश्ड गोल्स। यानी कि यहाँ पर हम मेजर करते हैं कि जो भी आपकी अकम्प्लिशमेंट रही है, यानी कि जो भी आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाई है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव से, टारगेट से।
स्टैंडर्ड से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो बेंचमार्क, वो क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी कि जिससे कंपैरिजन होगा कि ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, अब देखते हैं आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ तक जाती है, वो इसके बिलो रहती है या इसके अबव चली जाती है, ठीक है। एंड द करेक्शन ऑफ द डेविएशन, अगेन डेविएशन वर्ड आया ना, देखो तो डेविएशन का मतलब क्या है? डिफरेंस। टू एश्योर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, कि भाई ताकि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाए, तो इसीलिए पहले हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि कितना रहा है, और फिर उस डिफरेंस को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी कंट्रोलिंग है इसका नेचर कैसा है? पहली बात तो ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। प्लानिंग और हमारा कंट्रोलिंग दोनों ही गोल ओरिएंटेड रहेंगे। और गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि दोनों के अंदर आप एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो। प्लानिंग में हम गोल बना रहे हैं और वहीं पे कंट्रोलिंग में हम ये देख रहे हैं कि हम उस गोल तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोनों के अंदर यही रहेगा कि एक गोल बना रहा है तो दूसरी जगह पर उस फंक्शन के अंदर ये चेक किया जा रहा है कि गोल तक हम कहां पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग हमेशा बार बार आपको ये दिखाते हैं कि यार आप कहां तक पहुंच चुके हो, आप कहां तक पहुंच चुके हो, अपनी मंजिल से अभी तक भी आप कितनी दूर हो। तो बेसिकली ये आपको आपके मंजिल की तरफ ही लेकर जा रहा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सो इट एंश्योर्स दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान, तो ये एंश्योर करते हैं कि सभी लोग प्लान को फॉलो कर रहे हो और द वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर द प्लान, और हमारा काम पूरा हो प्लान के अकॉर्डिंग ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए, ठीक। सेकेंड इज परवेसिव फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है बच्चे? ये एक परवेसिव मतलब विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। कंट्रोलिंग की जरूरत हमें हर जगह पड़ती है, क्योंकि देखो डिसिप्लिन हमें हर जगह चाहिए और कंट्रोलिंग के अंदर एक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की भी जाती है। तो इट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड नॉट ओनली बाय द टॉप लेवल। ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो टॉप लेवल ही परफॉर्म कर रहा है कि सिर्फ टॉप लेवल के पास ही ये राइट है कि वही अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर सकता है, नहीं। एक मिडिल लेवल वाला अपने वर्क के हिसाब से कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। जो ऑपरेशनल लेवल है, हमारा सुपरवाइजरी लेवल है, वहां पे जितने भी हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं, फॉरमैन होते हैं, वो भी कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कंट्रोलिंग भी हर एक लेवल पर परफॉर्म की जाती है, ठीक है। सो it is applicable at all the levels, okay, whether it is top, middle or operational level. Then the third one is very important point, both the backward and forward looking function. कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो आगे भी देखता है और जो पीछे भी देखता है। देखो पीछे तो डेफिनेटली ये देखेगा, कंट्रोलिंग पीछे तो बिल्कुल देखेगा, ऐसे मुड़ के देखेगा कि अच्छा भाई क्या हुआ अब तक, क्योंकि जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं पीछे ही तो परफॉर्म हुए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, पीछे पीछे सारी चीजें परफॉर्म हुई, तो हमें देखना पड़ेगा ना यार पीछे क्या हुआ। तो इसलिए बैकवर्ड लुकिंग तो है कि पास्ट एक्टिविटीज देखनी पड़ेंगी। फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि बेसिकली आप कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हो, आप पीछे की सारी चीजों का लेखा जोखा लेकर बैठे हुए हो कि भाई क्या हुआ, और उसी से डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो। फिर आप उस डिफरेंस को करेक्ट कर रहे हो ना, ताकि आगे की प्लानिंग सही रहे। तो बेसिकली ये आगे की चीजों को ठीक करने के लिए भी किया जा रहा है, तो इसलिए कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, ठीक है। तो देखिए जरा, द वर्क विच इज डन इज असेस्ड एंड डेविएशंस फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स आर इवैल्यूएटेड। तो यहाँ पे जो भी काम हो रहा है उसको असेस किया जाता है, चेक किया जाता है, डिफरेंस निकाले जाते हैं। कहां से निकाले जा रहे हैं? कि हमने पहले से ही अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे, उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द डेविएशन, और उन्हीं डेविएशन के बेसिस पे कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो जो भी करेक्टिव एक्शन लेना होता है वहां पर वो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। सो इन दिस वे कंट्रोलिंग इवैल्यूएट्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड गाइड्स द फ्यूचर एक्शन। और इसी तरीके से कंट्रोलिंग क्या करता है, फ्यूचर एक्शंस को गाइड करता है कि पहले प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड से चेक किया, डिफरेंस निकाला, उसको करेक्ट किया, और फिर फ्यूचर एक्शंस को यहाँ पर इंप्रूव किया ताकि दोबारा वो गलती रिपीट ना हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लगातार चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जब तक आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, तो कंट्रोलिंग तो जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की तरफ, कि ये कंट्रोलिंग की हमें क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्या ही जरूरत पड़ती है कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करने की। भाई तुम इतनी मेहनत करते हुए आए हो, अब तक तुमने इतने बढ़िया तरीके से प्लान कर लिया, बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तुमने सब कुछ कर लिया। अब ये तो देखो ना कि तुम कहाँ पर पहुंचे हो। तो
जब आपने इतने सारी मेहनत कर ही ली है तो एक कंट्रोलिंग फंक्शन में भी थोड़ी सी मेहनत करने में क्या ही जाता है, क्योंकि वहीं जाकर तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का कितना फल यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग की वजह से ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आपको एक बेंचमार्क मिल रहा है, यहाँ पर हमने आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके दे दिया है कि भाई देखो ये हासिल करना है तुमने, और अगर तुमने ये हासिल कर लिया तो तुम्हारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो बीच बीच में बार बार कंट्रोलिंग करने से क्या फायदा होता है कि जब भी आप भटकते हो ना, जब भी आप अपने ट्रैक से भटकते हो तो कंट्रोलिंग आपके सामने आपकी गलतियों को लेकर आता है कि भाई देख तू ये गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है और तू गलत करेगा तो फिर अपने गोल्स को कैसे अचीव करेगा? फिर कल को रोने से कोई फायदा नहीं, कल को तू फिर कहेगा अच्छा ऐसा कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई तू गलत कर रहा था तभी तो हुआ। तो बीच बीच में ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ये आपको आपकी गलतियों को दिखाता है ताकि आप फिर से राइट ट्रैक पर आ जाओ और अपने गोल्स को हासिल कर लो। इसीलिए पूरे साल तुम लोगों को बोलती रहती थी कि बच्चे स्कूल में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो एक क्लास टेस्ट है, आपका पीरियोडिक टेस्ट है, आपके हाफ ईयरलीज हैं, आपके प्री बोर्ड है, उनको सीरियसली दो। क्यों? क्योंकि यहीं से तो कंट्रोलिंग चल रही थी तुम्हारी कि तुमने अपने गोल सेट किया, अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया, देखो ना यार वहां तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब लेकिन जो तुम कर रहे हो इसमें गलती नहीं करनी है, अब इसमें बिल्कुल राइट ट्रैक पर ही रहना है। ठीक है, सो इट आइडेंटिफाई द डेविएशन। यहां पर ही आपको डेविएशन, अपनी गलतियों का पता चलता है कि प्लान परफॉर्मेंस से आप कितनी दूर हैं। ये आपको करेक्टिव एक्शंस यानी कि अब क्या सही करना है ये भी आपको बताया जाता है, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक, दूसरा जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। अब देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पर बोला कि हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना है, तो जितना एक पर्सन परफॉर्म कर सकता होगा ऑन एन एवरेज, हम उतना ही तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे ना। मैंने एक मशीन लगाई अपनी फैक्ट्री के अंदर, और वो मशीन अगर हम उसको सही से 2 घंटे चलाएं तो 2 घंटे में वो 10 यूनिट बना देती है। मैंने जानबूझ के 12 यूनिट का स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और अब मैं अपने वर्कर्स को रोज डांटती हूँ आके कि 12 यूनिट बन जाती है, तुम तो 10 ही बनाते हो, 12 यूनिट बन जाती है, तुम तो 10 ही बनाते हो। तो बिना मतलब में डांट रही हूँ ना मैं उनको, कितना गलत काम कर रही हूँ। तो बेटा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, इस तरीके से हम लोग सिस्टम को डिजाइन करते हैं कि टाइम टू टाइम हमें अपने स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर चेक करना है। चलो मान लो जब मशीन नई नई आई थी तो 10 यूनिट बना देती थी, तो 10 यूनिट का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक, अब धीरे धीरे देखो मशीन पुरानी हो रही है, मशीन भी बूढ़ी हो रही है। जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है ऐसे मशीन भी तो बूढ़ी होती है, तो वो वर्किंग कैपेसिटी मशीन की भी नहीं रहती। तो अब ये थोड़ी कि जब मैंने नई नई मशीन खरीदी थी तो तब 10 यूनिट बन जाती थी तो आज भी 10 यूनिट बन जाएगी। आज उस मशीन को चलते चलते 6 साल हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर अब उसके स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, रिवाइज करता है, रिव्यू करता है अपने स्टैंडर्ड्स को, और अगर बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अगर कोई चेंज लाने की जरूरत है तो वो नेसेसरी चेंज भी लेकर आया जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, मैनेजमेंट की वेरीफाई करने में मदद करता है दैट वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव। क्या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए है वो एक्यूरेट है, अचीव करने लायक है, और एक केयरफुल चेक भी रखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन पे और उसके इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसी की मदद से स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया जाता है, रिवाइज किया जाता है अगर कभी भी जरूरत होती है तो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चे मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब हम कंट्रोलिंग में बार बार देखो रिपीट, आपको रिपीटेडली कुछ लाइंस दिख रही होंगी कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग तो रिसोर्स भी एलोकेट करेंगे ना। मेरे को पता है कि ये मशीन 1 घंटे में 5 यूनिट देगी और इतना रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज होने वाला है 5 यूनिट के हिसाब से, तो यानी कि और एक वर्कर उस पे काम करेगा। तो जैसा मैंने उसके लिए स्टैंडर्ड सेट किया उसी के हिसाब से मैंने रिसोर्स एलोकेट कर दिए, चाहे वो मेरे फिजिकल रिसोर्स यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह जो भी था, चाहे वो मेरा ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मेरी लेबर थी। तो जब इस तरीके से कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा सेट होता है तो हमें वेस्टेज नहीं करनी होती और ना ही वेस्टेज होती है। तो ऐसे में क्या और होता है, हमारे रिसोर्सेज का मोस्ट इफेक्टिव यूज और यू कैन से द मोस्ट एफिशिएंट यूज। ठीक है, तो बच्चे देखो जरा, कंट्रोलिंग एंश्योर्स ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म। कंट्रोलिंग इस बात को ध्यान में रखता है कि जितनी भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जा रही हो एज पर द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, कि पहले से जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे उस हिसाब से काम हो रहा हो, जिसकी वजह से इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है किसका, हमारे रिसोर्सेज का। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है इंप्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि ये हमारे एम्प्लॉय के मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। कैसे?
अब मुझे पता है कि मुझे एक दिन में कितना काम करना है, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस को इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से इवैल्यूएट किया जाएगा, मुझे मेरे बॉस ने टारगेट दे दिया कि भाई देखो तुमको ना एक दिन में 20 यूनिट बनानी है, अब मेरी 15 यूनिट बन चुकी है और 1 घंटा बाकी है अभी भी। तो यहाँ पर मुझे पता है ना कि अगर मुझे वो स्टैंडर्ड हासिल करना है, मुझे वो परफॉर्मेंस का जो भी बेंचमार्क सेट किया गया है, मुझे वहां तक पहुंचना है, तो यहाँ मैं मोटिवेटेड होंगी कि यार ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी काम करना है ताकि वो वाला जो स्टैंडर्ड है वो अचीव हो जाए, ठीक है। अब आप लोगों का भी अपना एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने सेट कर रखा है अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, तो आप लोग घर पे सैंपल पेपर सॉल्व करते होगे, तो कहीं ना कहीं आप जब सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें फिर अपने आप अपने आंसर की के साथ आंसर्स मैच करते होगे, अपने मार्क्स देखते होगे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी आता होगा, आप भी मोटिवेटेड होते होगे कि यार मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस को इस चीज के साथ इवैल्यूएट किया जाएगा, तो कहाँ कमी है, मुझे उस चीज को सुधारना है। तो एम्प्लॉय के मोटिवेशन में कंट्रोलिंग बहुत मदद करता है। सो अ गुड कंट्रोल सिस्टम क्लियरली इन्फॉर्म्स, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्लियरली अपने एम्प्लॉयज को ये इन्फॉर्म कर देता है अबाउट द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है एम्प्लॉयज से। तो एम्प्लॉय को एडवांस में ही पता है अपने परफॉर्मेंस के बारे में कि कहाँ से उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा, और ये क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देती है काम में और मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद ensuring ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यस देखो मैं कह रही थी ना कि कंट्रोलिंग में डिसिप्लिन होता है, तो देखो ये आ गया डिसिप्लिन वाला वर्ड। अब बच्चे डिसिप्लिन कैसे, आपने देखा होगा मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में अब आजकल क्या होता है, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? ताकि एक नजर रखी जा सके, सीसीटीवी लगे हुए ताकि नजर रखी जा सके एम्प्लॉयज के ऊपर कि कहीं वो डिसऑनेस्ट तो नहीं हो रहे, बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो उनके ऊपर नजर रखी जा रही है कड़ी, ताकि वो क्या करे, भाई डर बना रहता है ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि चलो यार थोड़ा सा फोन नीचे रख के रील्स को स्क्रॉल कर ले, लेकिन पता होता है कि यार ऊपर वाला सब देख रहा है, तो एकदम से हम बंद भी कर देते हैं उसको। तो ये जो नजर रखी जा रही है कैमरास के थ्रू, तो ये भी एक तरीके का कंट्रोलिंग सिस्टम ही तो है। तो बहुत सारे कंट्रोलिंग सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जहां पर ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। सो कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर, ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपको देता है जिससे हम ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, और ये डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो है उसको मिनिमाइज यानी कि कम करता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी एक्टिविटीज के ऊपर एक नजर रखी जा रही है। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखो कंट्रोलिंग आपको बहुत बढ़िया चीज देता है, ये आपको डायरेक्शन देता है, और सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डायरेक्शन मिलती है। और डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज सभी लोग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं और एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, ठीक है। सबको पता है कि अपना अपना स्टैंडर्ड क्या है। अब एक बंदा अपना स्टैंडर्ड पूरा करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे वाला बंदा काम करता है। जैसे कि अगर प्रोडक्शन वाले ने काम किया, उसी के हिसाब से हमारा जो मार्केटिंग वाला है उसे पता चल जाता है कि यार इतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, मुझे इतने के हिसाब से मार्केटिंग करनी है, फिर वो फाइनेंस वाले से उतना ही बजट अपना बनवाता है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी होता है, और वो कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर हमारा पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की तरफ, कि ये क्या रिश्ता क्या है ये कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में। तो देखो बच्चे, पहला रिश्ता क्या है कि प्लानिंग इज द प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग पहली जरूरत है कंट्रोलिंग की। देखो अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करे, आपने सोचा ही नहीं कि आपको हासिल क्या करना है, तो किस चीज को कंट्रोल करोगे? फिर कंट्रोलिंग की जरूरत ही क्या है जब तुमने सोचा ही नहीं? फिर तो जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने, तो गो विद द फ्लो वाली बात हो गई, है ना। सो प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट, पहली जरूरत है ये। सो प्लान्स जो है वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, और अगर स्टैंडर्ड ही नहीं सेट होंगे तो मैनेजर्स के पास कुछ कंट्रोल करने के लिए भी नहीं होगा, फिर तो मौज मस्ती धूम धड़ाका, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। और अगर तुमने प्लान करने के बाद चीजों को कंट्रोल नहीं किया, यानी कि तुमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट नहीं किया, तुमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर नहीं किया, तुमने कंपैरिजन नहीं किया, तुमने अपनी गलती नहीं देखी, उसको सुधारा नहीं, तो क्यों करी थी प्लानिंग? क्यों इतना दिमाग लगाया था प्लानिंग में? जरूरत ही क्या थी फिर प्लानिंग की? तो प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं रहता अगर आपने उस कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि फिर नेक्स्ट प्लानिंग में आप क्या ही सुधार लोगे? आप तो फिर उसको फिर से वैसे ही करके बैठ जाओगे, है ना। सो इट इज फ्रूटफुल व्हेन द कंट्रोल इज एक्सरसाइज। तो प्लानिंग का फायदा तब है जब आप कंट्रोलिंग करो, बिकॉज इट आइडेंटिफाइज अ डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे आपको गलतियां पता चलती है, और अगर कुछ होता है तो उसके लिए आप करेक्टिव एक्शन लेते हो ताकि आगे की जो प्लानिंग है वो सुधारी जा सके। उसके बाद प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव,
वेयरएज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। देखो प्लानिंग में ना सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग का काम करते हो, आप अनुमान लगाते हो, सोचते हो, दूरदृष्टि रहती है इसमें आपकी कि आज आप जो सोच रहे हो कल को आपको कहाँ तक पहुंचना है। बताया था ना मैंने प्लानिंग में कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, आज हमारी सिचुएशन क्या और कल हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो ये जो इसके बीच का गैप है ये प्लानिंग ही तो फिल करता है। तो प्लानिंग के अंदर तो सिर्फ आप सोच विचार का काम कर रहे हो, प्रिस्पेक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब सिर्फ सोच रहे हो, आज आप यहीं पे ख्याली पुलाव आपके बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, जो रियलिटी, जो सच्चाई है, जो इवैल्यूएशन है, वो आपका कहाँ जाकर होता है, वो आपका होता है कंट्रोलिंग में। ये सच्चाई दिखाता है तुम्हें कि तुमने ख्याल तो बहुत बढ़िया बनाए थे, बट तुमने क्या हासिल किया है, बेसिकली तुम कहाँ तक पहुंच पाए हो, वो कंट्रोलिंग के अंदर है। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है हमारी थिंकिंग प्रोसेस, लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर यहाँ पर आप चेक करते हो कि जो भी आपने डिसीजन के बारे में सोचा था, जो भी आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, वो डिजायर्ड एक्शन में कितने कन्वर्ट हुए, वो आपको कंट्रोलिंग में जाकर ही पता चलता है। ठीक है, उसके बाद वही फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अकेला आपका 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसकी इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दिख रही है। 3 से 4 नंबर में सिर्फ एक ही इकलौता रिलेशनशिप पूछा जा सकता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन कैसे है। तो कंट्रोलिंग का तो अभी हम पीछे पढ़ के आए कि कंट्रोलिंग को के लिए ये भी बोला जाता है कि इट इज अ पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज। पूरा चीर फाड़ कर देता है पास्ट एक्टिविटीज का कि भाई पीछे तुमने क्या किया, इसलिए बैकवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी गलतियां पता चलती हैं, डेविएशंस पता चलते हैं, हम उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि फ्यूचर प्लानिंग सुधारी जा सके। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का तो हमें पता है। प्लानिंग तो फॉरवर्ड लुकिंग होता ही है, प्लानिंग के लिए तो हम बोलते ही हैं इट इज थिंकिंग इन एडवांस। लेकिन देखो जब भी हम अपनी कोई नई प्लानिंग करते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो एक बार हम पुरानी चीजों को जरूर सोचते हैं कि यार पहले भी हमने ऐसा कुछ प्लान किया था, तो क्या वहां पर हमने क्या क्या किया था, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर हम एक नया प्लान बनाते हैं। तो कहीं हद तक नई प्लानिंग करते हुए भी एक बार हम पीछे जरूर देखते हैं। तो प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। तो प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप ये देखते हो कि व्हाट इज टू बी डन और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करते हो, इसलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग है। एज अगेंस्ट प्लानिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर आप असेस करते हो, इवैल्यूएट करते हो पास्ट परफॉर्मेंस को, ताकि ये फिगर आउट कर सको कि जो भी डेविएशंस हैं वो क्या है, फिर उनको हम करेक्ट कर सके। तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग, ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ में। आगे क्या लिखा हुआ है, बट ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्लानिंग जो है वो गोल्स और एक्शंस को जब बनाता है ना, तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लेता है, अपने प्रीवियस कंट्रोलिंग एक्शन के हिसाब से लेता है। जब भी मैंने अभी आपको बताया, जब आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई नई चीज करने जाओगे ना, तो हमेशा अपने एक्सपीरियंस को आप याद करोगे कि यार पहले क्या हुआ था, हमने अब तक क्या किया है। आप जरूर सोचोगे इन सब चीजों के बारे में, ताकि आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, आप उन गलतियों को दोबारा ना दोहराओ, है ना। और वहीं पे हम अगर कंट्रोलिंग की बात करें, तो कंट्रोलिंग के अंदर हमने पास्ट परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि हमने करेक्टिव एक्शंस लिए ताकि फ्यूचर के अंदर हम उन चीजों को वही फिर से की रिपीट ना करें, अच्छी प्लानिंग हमारी हो पाए। तो इसीलिए कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग हो गया और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग हो गया। तो दोनों ही फंक्शन फॉरवर्ड लुकिंग भी होते हैं और बैकवर्ड लुकिंग भी होते हैं, क्योंकि दोनों ना एंड पॉइंट पे है। जब प्लानिंग शुरू होती है तो उसको भी पहले पीछे देखना होता है, फिर आगे की कहानी दिखी जाती है। कंट्रोलिंग में जब, क्योंकि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, तो वो पीछे का देखता है कि पीछे क्या हुआ है, फिर आगे को ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेता है, और वही करेक्टिव एक्शंस नई प्लानिंग को करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोनों एंड पॉइंट पे, इसलिए दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चे, लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम क्या क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर आपने पूरा चैप्टर देखो ध्यान से भी मेरे साथ समझा होगा, तो आप समझ चुके होंगे कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे चैप्टर में कुछ ही बातें हैं जो बोली जा रही है बार बार। तो बच्चे कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहली चीज है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यहाँ पे सबसे पहला काम ही हमें यही करना है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना है। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वो क्राइटेरिया है, वो बेंचमार्क है जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, और ये वो बेंचमार्क्स होंगे जो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। अब स्टैंडर्ड दो तरीके से सेट किए जा सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव मतलब वजन है ना, जिसको नापा जा सकता है,
तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स वो हो सकते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना रेवेन्यू अर्न करेंगे, यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस होंगी, कितनी बेची जाएंगी, कितना टाइम लगेगा किसी टास्क को कंप्लीट करने में, सब कुछ मेजर कर सकते हो। बट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि गुडविल आपकी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉय का क्या मोटिवेशन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है आपका, ये क्वालिटेटिव है। जो सब्जेक्टिव हो सकता है यानी कि अलग अलग हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखो, रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम 10 पर 1000 पीसेस टू 5 पर 1000 पीसेस, जैसे कि पहले 1000 में 10 डिफेक्टिव पीस निकल रहे थे, 1000 में 10 डिफेक्टिव पीस, वहीं पे अब 1000 में 5 डिफेक्टिव पीस निकल रहे हैं। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है, मेजर कर सकते हो। अब हम कह रहे हैं कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हम लोग कई बार क्या वेटिंग टाइम में देखते हैं कि फास्ट फूड चेन्स कितना वेटिंग टाइम दे रही है। आपने किसी रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर बुक किया, अब आपको कितना वेट करना पड़ रहा है आपको सामान जो मिल रहा है, तो इससे आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। ये जो आप रेट करते हो कई बार, तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अब आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब आपको एक्चुअल स्टैंडर्ड को मेजर करना होगा कि भाई तुम कहाँ पहुंचे हो। अब स्टैंडर्ड को मेजर कैसे करोगे, भाई किसी की परफॉर्मेंस को चेक करना है। अब जैसे कि आपने स्टैंडर्ड सेट करके दिया कि 95 प्लस लेकर आने हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो गया। आपकी शीट चेक हो रही है, आपका रिजल्ट बन रहा है, 11 तक तो स्कूल से रिजल्ट लेकर आए हो ना, 10th को छोड़ दो, तो वहां पर वो जो रिपोर्ट कार्ड आपकी बन रही होती है, तो आपकी टीचर ने पर्सनली हर एक बच्चे की शीट को चेक करा और उसके हिसाब से रिजल्ट बनाया ना, तो उनका ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, हम लोग इस तरीके से भी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं कि मेरे सामने 1000 पीस बने हुए हैं, अब मैं 1000 के 1000 तो नहीं चेक करूंगी, मैंने रेंडमली उसमें से 10 पीस उठाए और उसको चेक कर लिया और अनुमान लगा लिया कि बाकी का लॉट कैसे होगा। तो ये भी एक तरीका है अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने का। मुझे किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है तो मैंने उसकी नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल के देख ली, उसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल के देख ली। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना है ना, उनको मेजरमेंट करना है। तो परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके, सैंपल चेकिंग करके, या परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाकर, या फिर मेजरमेंट। देखो पहली बात तो सेम यूनिट में होना चाहिए, जैसे आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी यूनिट में आपको फिर परफॉर्मेंस को भी मेजर करना चाहिए। ठीक है, चलो अब आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी है, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी है, तो अब क्या करना है उसका कंपैरिजन। अब आपने कंपैरिजन करना है और ये देखना है कि कहीं कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर कर रहे हो डेविएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगा रहे हो आप। ठीक है, आप क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा आई, ठीक है, आपने सोचा था 90 यूनिट बनेंगी, 100 बन गई हैं, तो ये तो अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, बट अगर कभी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम रही, आपने बनानी थी 90 यूनिट लेकिन 80 ही बनी, तो ये तो गलत बात हो गई है। तो ये होता है बच्चे हमारा नेगेटिव डेविएशन। अब हम इसका कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये डेविएशन का कारण क्या है और ये डेविएशन किस प्रकार का है। अब अगला स्टेप हमारा उसी चीज के लिए रहता है। ठीक है, सो कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर क्या पढ़ा हमने, इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद स्टैंडर्ड, जो कि हमें डेविएशन बताएगा, और ईजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स आर क्वालिटेटिव, और ये काम करना हमारे लिए तब ज्यादा आसान होता है जब स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव्स हों। ठीक है, जैसे कि वीकली आउटपुट हम लोग चेक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था और वीकली हम कितने आउटपुट तक पहुंच चुके हैं, उसका कंपैरिजन जब हो रहा है तो यही वाला स्टेप परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे आते हैं हम एनालाइजिंग द डेविएशन। अब आपने डेविएशन हमारे सामने रख दिया है। अब डेविएशन दो तरीके के हो सकते हैं, देखो गलतियां दो तरीके की है, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अब ये कैसे पता चलेगा कि उस गलती की हद क्या है। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि यार देखो हम सभी की जिंदगी में ना कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी वीकनेस होती हैं कि अगर उस पर कोई वार कर दे तो वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, अगर वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन डूब सकती है, और उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में की रिजल्ट एरियाज, कि उन पे फोकस करना है। अगर वहां का डेविएशन है तो हम छोड़ नहीं सकते, तो हमें उसको नोटिस में लाना पड़ेगा, उसके लिए सुधार कार्य करना पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसा हमारे पास डेविएशन है कि छोटा मोटा है, उससे हमारी सक्सेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम उसको लेट गो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, उन्होंने बहुत 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 बढ़िया एक फ्रेज यूज किया और ये आपको याद रखना है, की वर्ड्स में काउंट होगा ये।
इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कंट्रोल को फोकस करना चाहिए कुछ की रिजल्ट एरियाज के ऊपर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जरूरी है, और अगर कुछ वहां पर गड़बड़ होती है तो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर कर सकता है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे कि अगर लेबर कॉस्ट 5% से बढ़ रही है और पोस्टल चार्जेस 15% से, तो आप परसेंटेज को देखोगे तो आप यही कहोगे कि पोस्टल चार्ज का बढ़ना हमारे लिए क्रिटिकल है। बट बच्चे, पोस्टल चार्जेस के साथ हमें डेली थोड़ी डील करना है। हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, हमारा मेन फोकस है लेबर पे, तो 5% हमारे लिए क्रिटिकल है जो लेबर कॉस्ट का बढ़ रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देना है। अगर वो गलती है तो वहां पर हमें सुधार कार्य करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्लियर, जिसको हम सीपीसी कहते हैं। ये दोनों टेक्निक भी आपसे अलग अलग पूछी जा सकती है, तो इस बात पे भी ध्यान देना। उसके बाद मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमबीई, या जिसको हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। अब इसके अंदर भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन उन्होंने बोली है कि एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। यहां नहीं है, देखो ये रहा, एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। ऑल्सो यहां पर जो कीवर्ड है वो ये परमिसिबल लिमिट को सेट करना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं तो सब कुछ कंट्रोल कर दूंगा, अपनी जिंदगी में सब कुछ मुझे कंट्रोल करना है, तो सब कुछ संभालते संभालते हो सकता है तुम कुछ भी ना संभाल पाओ। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप ना परमिसिबल लिमिट सेट कर दो। मतलब आप सोचो कि आपने दिन में अगर 1000 यूनिट बनाई है तो 1000 की 1000 यूनिट परफेक्ट निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि 1000 में से 10 खराब निकल जाती है, बट हाँ अगर 10 से ज्यादा खराब निकल रही है तो हम ध्यान देंगे। तो हमने एक लिमिट सेट कर दी है कि परमिसिबल लिमिट के डेविएशन की क्या लिमिट है, अगर यहाँ तक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे आएगा तो ध्यान देंगे। यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की कुछ चीजों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों में बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए, वहां पर क्या लाइन बोली जा रही है और यहाँ पर क्या लाइंस बोली जा रही है। वहां पर उन्होंने बोला कि कुछ पॉइंट्स क्रिटिकल है, उन पर ध्यान देना है, क्योंकि ये ना ही हमारे लिए पॉसिबल है और ना ही ये सस्ता है कि हम हर एक जगह पर अपनी नजर रख सके। ठीक है, तो हमने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर लगा दिए, की रिजल्ट एरियाज जो हमारी सक्सेस के लिए जरूरी है। यहाँ हमने एक लिमिट सेट करने की बात करी है कि क्योंकि हम सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने लिमिट सेट करी है यहाँ पर। तो देखिए जरा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि, जिसको हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं, कि कुछ सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक परमिसिबल लिमिट को सेट करेंगे, और अगर कुछ भी उससे बियॉन्ड जाता है तो उसको मैनेजमेंट के नोटिस में लेकर आया जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि लेबर कॉस्ट जो है वो 2% तक बढ़ती है तो ठीक है, 2% से अगर ऊपर बढ़ती है तो हम यहाँ पर उसको नोटिस में लेकर आएंगे। यानी कि देखो सेम चीज के बारे में बात हो रही है कि सेम चीज के लिए हमने एक लिमिट सेट करी है, वहां दो अलग अलग चीजें भी हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो, अब अगर डेविएशन हमारा स्टेप लेने लायक है, मतलब उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो 5th पॉइंट आ जाता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि अब हमें सुधार कार्य करना है, फाइनल स्टेप लेना है। पर अगर डेविएशन की कोई डेविएशन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत है, तो हम आराम से शांत बैठ जाते हैं, अपना आगे का काम करना शुरू कर देते हैं। करेक्टिव एक्शंस कैसे हो सकते हैं, कि अगर हमारा जो प्रोडक्शन टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा, तो हमें हो सकता है ट्रेनिंग देनी पड़े अपने वर्कर्स को, हमें हो सकता है एडिशनल वर्कर रखने पड़े या नया इक्विपमेंट खरीदना पड़े, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, स्टैंडर्ड्स को रिवाइज भी करना पड़ सकता है। तो ये कुछ करेक्टिव एक्शन है जो हमारे आगे की प्लानिंग को ठीक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इसी के साथ हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही प्यारा सा छोटू सा ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ के आप रिलैक्स हो जाते हो। आखिरी चैप्टर होता है पार्ट ए का, तो ये बच्चों को बहुत रिलैक्स करता है। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अब आप लोगों ने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, कि ताकि आप अपने एग्जाम में आंसर्स लिख पाएं। ठीक है बच्चों, और सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कमेंट बॉक्स में हो सके तो लिख देना। चलो, मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और तैयारी कैसी चल रही है मैम को जरूर बताना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।